डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमारा क्लास था ना वो एक तरीके से मुकद्दमा था। आप जानते हैं कि हम लोग जब कभी भी कोई किताब पढ़ते थे तो उसके अंदर पढ़ते थे मुकद्दमतुल किताब। क्या पढ़ते थे डियर स्टूडेंट्स? मुकद्दमतुल किताब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुकद्दमतुल किताब। मैंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो किताब मैंने लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी किताब है मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर। इस ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, स्पीकिंग है, सब कुछ देख लीजिए। मैं आपको सामने वहां पर जिक्र करने वाला हूँ। इसमें ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, स्पीकिंग है, मजमून निगारी, खतूत नवेसी, अखबार बीनी, सब कुछ एक ही साथ है। 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली ये किताब है मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर की एक ऐसी मुस्तनद किताब है जो आपको अंग्रेजी में माहिर बना देगी। खुर्शीद अनवर कासमी की लिखी हुई है। बीए इंग्लिश जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी तालीम है, दारुल देवबंद से भी मेरी तालीम है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो किताब एक पावरफुल किताब होने वाली है। 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को आप मेरे एप्लीकेशन IIEL देवबंद से भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे से लाइव भी ये कोर्स कर सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसके अंदर मैंने एक मुकद्दमा लिखा जिसको प्रीफेस कहा जाता है। तो मुकद्दमतुल किताब जो है ना हमारे यहाँ, ये टोटल 13 लेसन का या 12 लेसन का होता है, 10 लेसन्स का होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो 10 लेसन्स पर मुश्तमिल ये हमारा मुकद्दमा था जो कंप्लीट हुआ। आज से स्पेशली हम लोग जुमले बनाने की शुरुआत करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। तसव्वुर कीजिए कि ये मैं हूँ और डियर स्टूडेंट्स ये आप हैं। हम दोनों जब आपस में गुफ्तगू करते हैं ना तो हमारे मुंह से निकलने वाले जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस कहा जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब दो इंसान आपस में कलाम करते हैं तो उनके मुंह से निकलने वाले जुमले को, उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है अंग्रेजी ग्रामर में? प्लीज टाइप एस इन द चैटिंग बॉक्स। अगर पूरा नहीं लिख सकते हो तो सिर्फ एस टाइप करो, यानी किसी भी चीज का पहला हरफ एस टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप सेंटेंस कहना चाहते हैं। तो एवरीबडी, जितने लोग भी ये क्लास देख रहे हैं, प्लीज आपसे दरखास्त करूंगा चैटिंग बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में एस जरूर टाइप करें। मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स, जब दो शख्स आपस में कलाम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनके मुंह से निकलने वाले जुमलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? सेंटेंस कहा जाता है। इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस कहा जाएगा। हिंदी में इसे वाक्य कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, और उर्दू में इसे जुमला कहा जाता है, और कलाम भी कहा जाता है। ठीक है, जुमला और कलाम। तो बहरहाल मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ। एक दिन मैंने सेंटेंस और उसके अकसाम पर अच्छी रोशनी डाला था, लिहाजा मैं दोबारा रोशनी डालने वाला नहीं हूँ। देखो, इंसान जब गुफ्तगू करता है तो उनमें से बाज सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर QUESTION क्वेश्चन कहते हैं। जैसे अभी हमने, आप इस क्लास से पहले मैं आप लोगों को गुफ्तगू करवा रहा था, मतलब एक गुफ्तगू दिया, एक कन्वर्सेशन दिया था अंग्रेजी में बातचीत के लिए। तो वहां पर मैं क्वेश्चन कर रहा था और आप उसका क्या कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। तो हमारे बाज जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन कहा जाता है, और क्वेश्चन का जो हम आंसर देते हैं ना डियर, ANSWER आंसर, तो ये जो जवाब होता है ना, ये दो कैटेगरी के होता है। हमारे मुंह से निकलने वाले बाज जुमलों को POSITIVE पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो बाज जुमलों को NEGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बहरहाल, जब दो बंदे आपस में कलाम करेंगे तो पहले जो भी बंदा सवाल करेगा, जो भी बंदा किसी चीज को पूछेगा, मतलब क्वेश्चन करेगा, उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो जो जवाब होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव, यानी अगर हमारा जवाब यस में है तो पॉजिटिव सेंटेंस, और अगर हमारा जवाब नो में है तो डियर स्टूडेंट्स ये निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया हो तो प्लीज सी टाइप कर दीजिएगा एक दफा, बराए मेहरबानी प्लीज सी टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं और मैं समझता चलूं कि आप मेरे हर पॉइंट्स को समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं चीजों को फिर से समझाऊंगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सर सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, so this is a positive sentence, negative sentence.
अब बाज़ मर्तबा क्या होता है कि जब 2 बंदे आपस में बातें करते हैं ना, उनमें से बाज़ के जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर IMPERATIVE इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया। क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? हुक्मिया। यानी वो जुमले जिसको किसी बंदे को किसी काम को करने या न करने के ऑर्डर्स देने के लिए, हुक्म देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इम्पेरेटिव भी सेंटेंस होता है एक जनाब। मैं आज का जो स्पेशल हमारा टॉपिक है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और ये मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर के चैप्टर नंबर आपको 15 में ये देखने को मिलेगा, और ये आपको चैप्टर नंबर 15 के बाद 16 और डियर स्टूडेंट 17 में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो लगभग 4 असबाक हैं मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिखे हैं। जाइए मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर, ये जो किताब है ना, ये किताब लीजिए। मैं इसी किताब से दर्स दे रहा हूँ मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर से। ये किताब लीजिए और इस किताब के चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में जाएं और देखें, तो मैंने बड़ी बेहतरीन अंदाज में पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इंसान जब बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनमें से बाज़ जुमलों को पॉजिटिव, बाज़ जुमलों को निगेटिव, बाज़ जुमलों को इंट्रोगेटिव कहते हैं। उन्हीं में से बाज़ जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हुक्मिया तो हो गया इम्पेरेटिव, और सेंटेंस का मतलब जुमला, तो दोनों को जोड़ो तो क्या तर्जमा होगा बताओ इम्पेरेटिव सेंटेंस का? उर्दू में लिखना, चैटिंग बॉक्स में जरा उर्दू में लिखो कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा। लिखो डियर स्टूडेंट्स, जुमला हुक्मिया लिखो डियर स्टूडेंट्स। लिखते नहीं हो आप लोग? क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? यानी उर्दू और हिंदी जबान के, उर्दू और, मैं यहाँ तारीफ लिख दे रहा हूं, उर्दू और हिंदी जुबान के ऐसे जुमले, हिंदी जुबान के ऐसे जुमले, ठीक है, जिससे जिससे किसी को कोई काम, यहां पर लिख लीजिएगा, कोई काम करने करने या न करने का हुक्म दिया जाए। ये है डियर स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज की मुकम्मल तारीफ मैंने यहां पर लिखा। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया किसको कहा जाता है? तो जवाब है उर्दू और हिंदी जुबान के ऐसे जुमले जिससे किसी को कोई कार्य, कोई काम करने का या न करने का हुक्म दिया जाए। अगर न करने का मफहूम हो रहा हो तो फिर ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और अगर करने का हुक्म जाहिर हो तो वो पॉजिटिव इंपेरेटिव होगा। फिर से मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर किसी को कोई कार्य न करने का हुक्म दे रहे हो, नहीं अनिल मुनकर कर रहे हो, तो इसका नाम क्या होगा बताओ जनाब? निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। बोलते नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, लिखा करो और बोला भी करो। जिसमें किसी को किसी काम को न करने का हुक्म दिया गया हो, नहीं अनिल मुनकर किया गया हो, यानी किसी काम को करने से रोका गया हो, मना किया गया हो, ऐसे जुमलों को निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की दो किस्में हो गई, एक है निगेटिव इंपेरेटिव, और किसी काम को करने का हुक्म दिया गया हो, करने का मतलब इसे करो, तो इसको हम कहेंगे POSITIVE पॉजिटिव। और डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ IMPERATIVE इम्पेरेटिव, और ये ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की कितनी किस्में हो जाएंगी? जल्दी बताइए डियर। दो किस्में हो जाएंगी। एक किस्म क्या नाम होगा बताओ? पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, और दूसरे का नाम होगा निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। कम से कम 2 तो टाइप करो, मुझे जल्दी बताओ ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसकी तारीफ मैंने लिखा, इसकी कितनी किस्में हैं? तो जवाब दीजिए 2 लिखिए जल्दी से फटाफट, चैटिंग बॉक्स में लिखिए या कमेंट में लिखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
इंपेरेटिव सेंटेंस की दो किस्मों में से पहली किस्म का नाम क्या होता है? पॉजिटिव। मैंने राइट हैंड में पॉजिटिव लिखा, वो पहली किस्म थी, और ये दूसरा है निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। आज के क्लास का हमारा टॉपिक यही है। आज जो मेरा मुद्दा था अंग्रेजी ग्रामर से दर्स देने का, वो दर्स था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस समझाना। बहुत अच्छे अंदाज में समझाऊंगा, थोड़ा टाइम और लूंगा, क्लास में बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो निगेटिव इंपेरेटिव और पॉजिटिव अरेबिक ग्रामर में इसे क्या कहा जाता है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर, कि अगर आप अरबी पढ़ रखे हैं तो अरेबिक ग्रामर में इसे क्या कहा जाता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर इसको कहा जाता है फ़िअले अम्र। क्या कहा जाता है? फ़िअले अम्र। ठीक है, जैसे आप कहते हैं इफ अल हैकज़ा, ऐसा करो, इफ अल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या कर दिया डियर? इफ कर दिया और अल कर दिया। इजरिब, मारो। इजरिब का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मारो। इसी तरीके से कहते हैं कुछ कहो, कुल। कुल का मतलब क्या होगा? कुल हु अल्लाहु अहद। तो कुल का मतलब क्या होगा? कहो। इफअल, करो। इजरिब, मारो। कुल, कहो। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। ये जो निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू अरेबिक ग्रामर इसे फ़िअले नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? फ़िअले नहीं। जैसे कि ला तफ़अल, यहाँ ला लगाइए, लाए नहीं, और यहाँ पर करिए तफ़अल, तो यहाँ पर कर दीजिए ला तफ़अल। इसी तरीके से एक दूसरा जुमला लिए, ला तज़रिब, ला लाए नहीं है, यहाँ पर तज़रिब के लिए ये आइए। और डियर स्टूडेंट्स, जो लोग उर्दू दां हैं उन्हें भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ला तज़ीर। इसी तरीके से लाकुल भी हो जाएगा। तो बहरहाल ये समझो कि ये फ़ेले नहीं है और वो फ़ेले अम्र है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की दो किस्में होती हैं, फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं। उन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात समझना बेहद इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है ना, पॉजिटिव हो या निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, इनको अम्र कहा जाता है। दरअसल हम लोगों को ये कहा गया है कि हम दो काम करें, अम्र बिल मारूफ करें। देखो, अम्र बिल मारूफ, और अल्लाह ताला हमें कहता है कि हम लोग क्या करें, एक दूसरा काम हमारे जिम्मे है, वो ये है कि नहीं अनिल मुनकर करें। अम्र बिल मारूफ का मतलब अच्छे काम को करने का हुक्म दो, और नहीं अनिल मुनकर का मतलब होता है बुरे काम को करने से रोको। वेन यू सा समबडी इज डूइंग रॉन्ग, जब आप किसी को गलत करते हुए देखिए, सो यू शुड स्टॉप हिम, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। और रोकने के लिए हमें नसीहत करनी है, रोकने के लिए उसको एक जुमला बोलना है, नहीं अनिल मुनकर करना है। हदीस में आता है, अगर किसी को गलत करते हुए देखो तो तुम उसे रोको। अगर हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो जुबान से रोको, जुबान से भी नहीं रोक सकते हो तो दिल में बुरा मानो। ये ईमान का अदना दर्जा है। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए, अम्र बिल मारूफ करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ये काम इंग्लिश में करूं तो क्या करना पड़ेगा? आप किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। तो ये इसका मैं रूल बता दे रहा हूं। आपने मुझसे पूछा ना कि अगर इस काम को मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखा फर्स्ट और एसटी लिख दिया फर्स्ट, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट लिख रहा हूँ फॉर्म, और प्लस लिख रहा हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस काम को करने का हुक्म कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आप क्या लगाइए, उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए, और उसके बाद जो काम करने का आप हुक्म कर रहे हैं उसका ये ऑब्जेक्ट ले आइए। आपका जुमला 100% सही होगा, कोई जुमला गलत नहीं कह सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी को कहना है कि नमाज पढ़ो, तो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए ऑफर लफ्ज ला सकते हो, और जिस चीज को पढ़ने की बात कर रहे हैं ना वो है सलाह। ठीक है, तो ये लफ्ज आ जाएगा ऑफर द सलाह। नमाज पढ़ो की इंग्लिश क्या होगी, चैटिंग बॉक्स में लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से प्लीज। नमाज पढ़ो की इंग्लिश क्या है? एक अम्र बिल मारूफ है, यानी एक सही काम को करने का हुक्म दे रहे हैं। आप कैसे हुक्म दीजिएगा? प्लीज राइट इन द चैटिंग बॉक्स OFFER, ऑफर द सलाह। यहाँ पर अगर ऑफर को ना ला करके परफॉर्म लाते हो तो भी सही है। नमाज अदा करने के लिए परफॉर्म द सलाह भी आता है, तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स।
परफॉर्म द सलाह या ऑफर द सलाह, दोनों का मतलब एक ही होगा कि नमाज अदा करो। लेकिन इसी बंदे को मना करना है कि गाली मत दो या नमाज मत छोड़ो, तो ये नहीं अनिल मुनकर है ना। उसे कहना है कि शराब मत पियो या किसी को धोखा मत दो या नमाज मत छोड़ो। तो यहाँ पर मत छोड़ो के लिए देखो, ये जो अरबी जुबान के अंदर क्या आया है, इफ़ाल को ला तफ़ाल के लिए ये लफ्ज आया ला। हिंदी में देखो किस लफ्ज से मना करोगे, करो, एक है डियरेशंस, करो ये अम्र होता है, और एक होता है मत करो, ये नहीं होता है। तो महल्ले इस्तिदलाल क्या है ये बताओ, मत, मत। इसी तरीके से करो, इफ़अल करो और ला तफ़अल मत करो, तो महल्ले इस्तिदलाल क्या है यहाँ पर बताओ, ला। ये जो ला आया है या ये जो मत आया है, इसकी इंग्लिश होती है डियर स्टूडेंट्स डू, और यहाँ पर प्लस कर दीजिए नॉट, ये दो नॉट दोनों एक साथ लाना पड़ता है। तो लाए नहीं की इंग्लिश क्या है, जरा कोई चैटिंग बॉक्स में लिख सकता है क्या? लाए नहीं की इंग्लिश में पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ डियर स्टूडेंट्स। ये डू नॉट है, ये लाए नहीं की इंग्लिश है। ये हिंदी जुबान के या उर्दू जुबान के मत की अंग्रेजी है, या हिंदी जुबान के मत की अंग्रेजी है। तो मत की इंग्लिश या लाए नहीं की इंग्लिश क्या होती है, मैं यहाँ पर लाए नहीं भी लिख रहा हूँ, मत, ला, मत, ये जो भी कुछ भी है इसकी अंग्रेजी क्या है बताओ डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट। इन दोनों को जब आपस में इक्वल करोगे ना, तो ये डू और एन और उल्टा कॉमा टी, ये हो जाएगा डोंट। तो डोंट का मतलब हो जाएगा मत करो। तो जो फेले अम्र है वही तरीका फेले नहीं का है, कोई अलग नहीं है, बट फर्क इतना है कि आपको लाए नहीं ऐड कर देना है। अब यहाँ पर किसी को कहना है कि क्लास मतलब नमाज मत छोड़ो, तो यहाँ पर डोंट के बाद छोड़ने के लिए मिस कर दो, ठीक है, यहाँ मिस कर दीजिए। तो डोंट मिस, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एस एल ए द, और उसके बाद मैं यहाँ पर सलाह ला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से जुमला बन गया ना, डोंट मिस द सलाह। बस आपको लाइन नहीं ऐड करना है और जुमला तैयार। जो फेले अमर है वही फेले नहीं का तरीका। एक जुमला और ले लेते हैं, बड़ों की इज्जत करो। तो इज्जत करने की इंग्लिश होती है रिस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट। और यहाँ पर बड़ों के लिए लफ्ज लाएंगे इल्डर्स, तो ये आ गया ELDERS, इल्डर्स। तो पूरा जुमला बताइए, बड़ों की इज्जत करो की इंग्लिश क्या होगी, रेस्पेक्ट दी इल्डर्स। यहाँ दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और कहना है कि किसी जो है ना बेइज्जती मत करो या डिसरेस्पेक्ट ना करो, या इसी तरीके से किसी को धोखा मत दो। चलिए मैं इस जुमले की अंग्रेजी बनाता हूँ, ये भी नहीं अनिल मुनकर का जुमला है कि किसी को धोखा मत दो। तो कैसे बोलोगे, DECIEVE, डोंट डिसीव एनीबॉडी। ये देखो कितना प्यारा जुमला है। जब किसी को नसीहत करना है आपको, नहीं अनिल मुनकर करना है, तो इस जुमले को प्रयोग कीजिए। कैसे बोलिएगा, डोंट डिसीव एनीबॉडी। तो फेले अम्र फेले नहीं, ये एक दूसरे के लिए जिद हैं, और आप बखूबी जानते हैं अल अशियाउ तो अरफू भी अजदादिहा, चीजें जिद से अच्छी तरह समझ में आती है। अगर मुझे फेले नहीं को समझाना है तो फेले अम्र को समझना पड़ेगा, और फेले अम्र से ही फेले नहीं बन रहा है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, वो आप कर लीजिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पर तीसरा जुमला लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए नसीहत है, ATTEND, अटेंड माई क्लास एवरी डे। जनाब मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आप मेरे क्लास को एवरी डे अटेंड करें। तो क्या जुमला होगा कि मेरे क्लास को रोजाना अटेंड करो। इंग्लिश जल्दी से बता दीजिए क्या बनेगी, अटेंड माई क्लास एवरी डे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहता हूं कि तीसरा एक और जुमला लेता हूं कि डोंट लीव माई क्लास, कि मेरे क्लास को मत छोड़ो। मेरे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे मेरे क्लासेस को देखिए, 1 by 1 क्लासेस देखिए, बहुत मानाफुल और बहुत ही यूजफुल क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। तो कैसे बोलिएगा, डोंट लीव माय क्लास, चलो मेरे क्लासेस को मत छोड़ो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो जुमला मैंने, एक अमर की शक्ल में, एक नहीं की शक्ल में, कि मेरे क्लासेस को रोजाना अटेंड करो, तो अटेंड माय क्लास एवरी डे, और मेरे क्लास को मत छोड़ो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डोंट लीव माई क्लास, के मेरे क्लास को मत छोड़ो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक चौथा जुमला आपके सामने मैं लाने वाला हूं, इसको आप लोग जल्दी से बताइएगा। मैं अगर कहना है कि मेहनत करो तो क्या बोलूंगा, वर्क हार्ड। क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स,
वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है। लेजी मत बनो, आप जो है ना लेजी मत बनो, सुस्त मत बनो। तो कैसे बोलूंगा यहाँ पर, DON उल्टा कॉमा डोंट, और डियरेशंस बी और LAZY, डोंट बी लेजी। प्लीज राइट डियरेशंस, आप लोग लिख नहीं रहे हैं। इट इज द वेरी बैड थिंग्स विच आई कैन सी, जो मैं देख सकता हूँ। आपको लिखना चाहिए, इतनी मेहनतों से जब आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग लिखो। जब आप लिखेंगे ना तो आपका जहन हाजिर रहेगा। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो है आप चैटिंग बॉक्स में लिखिए। अगर लाइव है तो चैटिंग में लिखिए, लाइव नहीं है तो फिर कमेंट में लिखिए, बट लिखना जरूर है। हर सेंटेंस को एक दफा जरूर लिखिए। ये जितनी सेंटेंसेस है ना, इसे एक दफा लिखिए डियर रशियंस। ये तो हो गई डियर रशियंस अमरो नहीं के तरीके, यानी अगर हमें किसी को कोई कार्य करने का हुक्म करना है तो कुछ इस तरीके से डियर रशियंस हम हुक्म करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना में जवाब देना मेरे अजीजों। और मैं इंशाअल्लाह ताला उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझाने वाला हूं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अमरो नहीं के तरीके तो समझ में आ गए। अम्र का तरीका क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नहीं का तरीका मैंने यहाँ बताया डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, ये ले लीजिए रूल। अगर नहीं लिखा हो तो DON उल्टा कॉमा टी, डोंट प्लस लाना है फर्स्ट फॉर्म, प्लस डियर स्टूडेंट्स आपको लाना है डोंट, और प्लस एक नंबर पर डोंट लाना है, दो नंबर पर डियर स्टूडेंट्स किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, और तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स OBJ ऑब्जेक्ट को लाना है। इस तरीके से आप निगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। समझ में आया डियर, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात देखो, जब एक बंदा किसी दूसरे को हुक्म करता है ना, तो उसके हुक्म करने के दो तरीके हैं। या तो बड़ू राम छोटू राम को हुक्म देंगे, यानी बड़ा छोटे को हुक्म दे रहा है। देखो यहाँ पर बड़े के तरफ से छोटे को हुक्म जा रहा है। अगर ये तरीका होता है तो ये तरीका हमारा ORDER ऑर्डर का होता है, ठीक है। जब कोई बड़ा अपने छोटों को कोई कार्य करने का हुक्म दे तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और ऑर्डर का तरीका तो यही है, अगर अम्र में ऑर्डर करना है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव अंदाज में ऑर्डर करना है तो डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स के, ये जो छोटा है ना, छोटा छोटू राम, ये बड़ों को जो है ना, बड़े को हुक्म कर रहे हैं। जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो ये ऑर्डर देखना किधर से किधर को गया। ये ऑर्डर यहाँ से उठा और इसके पास जा रहा है, यानी छोटे के तरफ से बड़े के तरफ ऑर्डर जा रहा है। अगर ये तरीका होती है ना, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर REQUEST रिक्वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अब जल्दी से टाइप कीजिएगा, जो मैं सवाल करूंगा जवाब देना। अगर कोई बड़ा छोटे को हुक्म करेगा तो वो कौन सा तरीका इख्तियार करेगा? ऑर्डर। कम से कम ओ टाइप कर दो जिससे मैं समझ जाऊंगा कि ऑर्डर आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई छोटा अपने बड़ों को कोई कार्य करने का हुक्म दे तो उसे क्या कहा जाता है? रिक्वेस्ट कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट जरूर ध्यान में रखना। ये जो रिक्वेस्ट होता है ना, वो सेम वही होता है जो ऊपर वाला है, बस दोनों में फर्क इतना है कि रिक्वेस्ट के लिए प्लीज जरूर लगाना पड़ता है। ये प्लीज, प्लीज के बगैर जुमला आप नहीं बनाइएगा। क्या होता है ये प्लीज? प्लीज एक शुगर की तरह है। शुगर का मतलब चीनी। आप देखते होंगे जब कभी भी आप पानी में शुगर ऐड करते हैं या किसी भी चीज में शुगर ऐड करते हैं तो वो चीज मीठी हो जाती है कि नहीं मीठी हो जाती है? चैटिंग बॉक्स में लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। स्वीट हो जाती है। इसी तरीके से जब हम लोग अपने लैंग्वेज में शुगर ऐड करते हैं, मतलब प्लीज को ऐड करते हैं, तो हमारी जुबान बहुत मीठी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। लोग उसे पोलाइट महसूस करते हैं, उसे लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप कभी भी जुमले बोले ना, तो आप पोलाइट लैंग्वेज बोलिए। लैंग्वेज की दो किस्में होती है, एक होती है रफ लैंग्वेज, देखो ROUGH, रफ लैंग्वेज। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें से आप कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे? आप अपनी गुफ्तगू के लिए रफ लैंग्वेज यूज करेंगे या POLITE पोलाइट लैंग्वेज यूज करेंगे? अगर पोलाइट लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो PL टाइप कीजिए, P फॉर पोलाइट और L फॉर लैंग्वेज, LANGUAGE लीजिएगा। हाँ बताओ जनाब, आप कौन सी लैंग्वेज लोगों से बातचीत करने में यूज करना चाहते हैं? रफ लैंग्वेज या पोलाइट लैंग्वेज?
देखो, जिस लैंग्वेज में प्लीज ऐड कर दिया जाएगा वो लैंग्वेज बहुत पोलाइट हो जाएगी, बहुत ही मीनिंगफुल होगी, बहुत ज्यादा समझिए मीठी लैंग्वेज होगी। तो हमें चाहिए कि जब कभी भी हम लैंग्वेज बोलें तो हम पोलाइट लैंग्वेज यूज करें। हम जब लैंग्वेज बोले तो वो मुहज़्ज़ब हो, सुनने वाले लोग जो है ना उसे सुन करके बहुत अच्छा महसूस करें। डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज के बाद आपके पास दो तरीका है कि ऐसा करो तो प्लीज डू इट, ऐसा कीजिए। प्लीज डू इट का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ऐसा कीजिए। जैसे मैं आप लोग कहते हैं प्लीज अंग्रेजी बोलिए, तो कैसे बोलिएगा? प्लीज स्पीक इंग्लिश। और अगर कहना है कि इंग्लिश मत बोलिए तो फिर प्लीज के बाद हम डोंट लगाएंगे, डोंट स्पीक इंग्लिश। तो सेम चीज है, अगर आपको कहना है कि इंग्लिश बोलिए तो बोलेंगे प्लीज स्पीक इंग्लिश, और अगर कहना है मत बोलिए तो प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। किसी को अगर अपने पास बुलाना है तो बुलाने के दो तरीके हैं, आप बोलिए कम हियर, और एक बोलिए PLEAS, प्लीज कम हियर। क्या सही रहेगा बताओ, कौन सा तरीका हम इख्तियार करें? किसी को अंदर बुलाना है कि मौलाना तशरीफ लाइए तो कैसे बोलिएगा? प्लीज कम हियर, प्लीज कम इन, प्लीज हैव अ सीट, इस तरीके से आप जुमले बोलिएगा। और अगर कहना है कि धक्का मत दीजिए, भाई आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? प्लीज डोंट पुश मी, कैसे बोलिएगा डियर स्टूडेंट्स? डोंट PUSH, पुश कर दीजिए, पुश और ME मी। भाई मुझे धक्का मत दो, आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? वाई आर यू पुशिंग मी? प्लीज डोंट पुश मी, मुझे धक्का मत दो, अंदर आइए, प्लीज कम इन, तशरीफ रखिए, प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज हैव अ सीट का मतलब बैठ जाइए भी होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ जुमले आपको बनाने हैं। मैं आपके इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ जुमले यहाँ लिखने जा रहा हूँ कोने में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये कोने में जो जुमले मैं लिख रहा हूँ ना, इसे आप लोग आप अंग्रेजी बनाइए आप चैटिंग बॉक्स में। ब्रदर्स ध्यान दीजिएगा, क्या लिखने जा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मेहनत करो, मेहनत करो की 5 जुमले आपसे बनवाऊंगा, फिर वीडियो को खत्म कर दूंगा। मेहनत करो। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका टाइम शुरू हुआ। मेहनत करो की इंग्लिश बताइए जल्दी से प्लीज। देखिए वहां वीडियो के बिल्कुल कोने में ये लफ्ज लिखा है मैंने, मेहनत करो। प्लीज एवरीबडी, किसी का मुझे जवाब नहीं मिला, जल्दी से। दूसरा जुमला आपको बनाना है, वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो, वर्क हार्ड। दो तालिब इल्म ने लिखा, 2 3 4 5, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, वक्त की कदर करो की इंग्लिश आप लोग लिख दीजिए, जरा मैं देखो क्या लिख रहे हैं। वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो की इंग्लिश बताइएगा। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स यहां पर कहना है अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो की इंग्लिश ले लेते हैं आपसे। मैं नहीं बताने वाला हूं, आप लिखिए। देखिए ये जो वक्त की कदर करो की इंग्लिश थी ना, आपने लग रहा गलत लिखा, किसी तालिब इल्म ने सही निकला। वैल्यू टाइम, वैल्यू द टाइम बोल सकते हैं या रेस्पेक्ट द टाइम बोल सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वैल्यू द टाइम या रेस्पेक्ट द टाइम्स, वेरी गुड। अंग्रेजी सीखो की इंग्लिश बता दीजिए प्लीज। अंग्रेजी सीखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और डियर स्टूडेंट्स, चौथे नंबर का जुमला यहां पर देखना जी, अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। ये थोड़ा सा लंबा जुलना है। अंग्रेजी सीखो की इंग्लिश लिखा है या नहीं लिखा आप लोगों ने? बहुत कम लोगों ने लिखा, जल्दी से लिखिएगा प्लीज। अंग्रेजी सीखो की इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी सीखो। यहाँ पर कुछ मनफी जुमले देने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। NP लिख रहा हूँ, निगेटिव I, और डियर स्टूडेंट्स P। NIP के कुछ जुमले लिख रहा हूँ, यहाँ पर जरा बोलिएगा, ठीक है? गाली मत दो, गाली मत दो, पहला जुमला जिसकी अंग्रेजी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अच्छा, गाली देने की इंग्लिश मैं बता सकता हूँ, गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज। तो चलिए इसकी अंग्रेजी बना दीजिए, गाली मत दो। प्लीज जल्दी से बनाइए, मैं अपने क्लास को अब एंड करना चाहता हूँ, प्लीज राइट फास्ट। गाली मत दो।
अगर आप कुछ सीख चुके हैं तो और भी यहाँ पर कुछ जुमले बनाने की कोशिश करिएगा। नमाज मत छोड़ो, वो तो मैंने आपको करवा दिया था। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखूंगा, शराब मत पियो, शराब मत पियो। चलिएगा, शराब मत पियो की इंग्लिश बता दीजिए। वेरी गुड। क्या आपसे बन नहीं पा रहा है क्या? जल्दी करो मेरे अजीजों। जब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है तो प्लीज आप लिखो। ड्यूरेशंस राइट फास्ट। शराब मत पियो की इंग्लिश क्या होगी? डोंट ड्रिंक लीकर या डोंट ड्रिंक वाइन आता है, दोनों भी आप कह सकते हैं। ठीक है ड्यूरेशंस। यहां पर तीसरा जुमला जो कि निगेटिव है, मैं यहां पर कहूंगा चोरी मत करो, चोरी मत करो। बताएं रिया, इसकी अंग्रेजी क्या हो सकती है? चोरी करने की इंग्लिश में बता दूंगा आपको। चोरी करने की इंग्लिश होती है स्टील। स्टील, स्टोल, स्टोलन का मतलब होता है चोरी करना। तो जरा चोरी मत करो की इंग्लिश लिख दीजिए चैटिंग बॉक्स में जल्दी से प्लीज। चंद जुमले मैं आप लोगों से बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ता हूं, कोर्स को एंड करूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, चौथे नंबर का जुमला यहाँ पर आपको लेना है और वो ये है कि वक्त जाया मत करो, वक्त जाया मत करो। आया तो क्या, वक्त की कदर करो और वक्त जाया मत करो। ये भी बहुत प्यारा जुमला है, चलिए इसको लिख करके बताइए। वक्त जाये जाये करने की इंग्लिश में बता सकता हूँ। जाये करने की इंग्लिश होती है वेस्ट, और टाइम का मतलब होता है टाइम। तो एक तालिब में लिखना डोंट वेस्ट टाइम। यस, डोंट वेस्ट द टाइम। इस तरीके से एक वंडरफुल क्लास डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 17 दो हमने कंप्लीट कर लिया है। और 16 में भी लगभग यही बातें दी गई थी और 17 में भी यही दी गई थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज का ये हमारा वंडरफुल क्लास कैसा लगा आपको? ये जो इमेज है ना, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मैं दौरान दर्स न लिख सका हूं तो सर ये इमेज मुझे फराहम कर दी जाए, तो मैं इंशाल्लाह ताला ये इमेज आपको फराहम कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के क्लासेस रोजाना लाऊं? जरा चैटिंग बॉक्स में यस बोलिए। और क्या ये मेरे क्लासेस आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं? हाँ या ना में टाइप कीजिएगा प्लीज, यस या नो प्लीज टाइप। डियर स्टूडेंट्स, आखिर में एक छोटी सी ऐलान के बाद बातों को खत्म करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिलहाल देवबंद ऑनलाइन इंग्लिश एकेडमी के माध्यम से बात कर रहा हूँ या इंग्लिश एकेडमी की तरफ से बात कर रहा हूँ। मैं खुर्शीद अनवर कासमी पिछले 15 सालों से अंग्रेजी की तालीम देवबंद में दे रहा हूँ। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद में बहुत मशहूर और काफ़ी ज़्यादा हमारा हमारा जो दर्स है वो भी बहुत ज़्यादा ऑफलाइन मकबूल था। धीरे धीरे अब मैंने इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 24 आवर्स ऑनलाइन ही तालीम दे रहा हूँ। एक एक क्लास में 50-100 बच्चे, सैकड़ों बच्चे मेरे क्लासेस में अटेंड करते हैं। अगर आपको लाइव क्लास पढ़ना है तो पहले आप रिकॉर्डेड कोर्स एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिए। और रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा। IIEL देवबंद मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स किसी एक को परचेज कीजिए और लाइव क्लास लेने से पहले एक दफ़ा आप रिकॉर्डेड कोर्स ज़रूर देख लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वजह है, आप अगर एक टीचर हैं, ठीक है, या आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। जब आप किसी क्लास में जाते हैं ना, तो एक क्लास को अगर 20 बंदे, या आप एक टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं और आपके सामने पढ़ने वाले 20 लोग हैं, तो 20 में से 15 तो मुताला करके आता है और 5 मुताला करके नहीं आता है। या उल्टा कर लीजिए, 5 तालिबे इल्म मुताला करके आते हैं, 15 बिना मुताला के आते हैं। आपके क्लास से किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? बताइए डियर स्टूडेंट्स, किसको फायदा होगा, मुताले वाले को या बिना मुताले वाले को? चैटिंग बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, मेरा आखिरी क्वेश्चन है और मैं कोर्स को मतलब इस क्लास को एंड करना चाहता हूँ। आपके दर्स से किसको ज्यादा फायदा होगा, मुताले वाले को या बिना मुताले वाले को? अगर मुताले वाले को फायदा होगा तो मुताला लिखिए, उर्दू में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो 5 तलबा जो मुताला करके हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं ये चाहता हूँ जहाँ सैकड़ों, लगभग 350 के करीब ईयरली मेरा जो ऑन एवरेज मुझे देखने में आता है, 300 से 400 के करीब लोग लाइव क्लास को लिए फॉर्म भरते हैं और आते हैं। और उसके बाद कमो बेश हजारों की तादाद में लोग रिकॉर्डेड कोर्स भी लेकर के पढ़ते हैं। तो बड़ी तादाद में लोग हमसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि पहले आप रिकॉर्डेड लीजिए और रिकॉर्डेड लेकर के वहाँ से एक दफ़ा पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा इंग्लिश की सुध-बुध हो जाए ना, फिर उसके बाद आप लाइव क्लास में आइए।
तो फिर आपको 100% ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? इसलिए कि हो गए ना आप मुताला वाले, अभी आप बता रहे हैं कि मुताले वाले को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 25 अक्टूबर से 25 दिसंबर से हम एक नया ऑफ़र ला रहे हैं 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का। इस ऑफ़र के अंदर आप लोग रिकॉर्डेड कोर्स आईआईएल देवबंद मोबाइल ऐप से लीजिए, वो 2 साल या 3 साल की लिमिट के लिए रहता है। ये जो यूट्यूब पर है ना, ये सिर्फ़ डेमो है, यहाँ कंप्लीटली फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ़ मैं व्हाइट बोर्ड वाला दर्स दे रहा हूँ, किसी भी किताब को खोलकर नहीं पढ़ाता हूँ। ऐप के अंदर हर रोज जो है ना किताबें खोल-खोल कर पढ़ाई गई है, अंग्रेजी ग्रामर। ऐप में रोज़ाना 5 क्लास होते हैं। एक ग्रामर का जिसके लिए मैं मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर हिस्सा अव्वल को यूज़ करता हूँ, हिस्सा दोम को, फिर इंटरमीडिएट को। एक क्लास हमारा वोकैब्युलरी का आता है जिसके लिए मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी लुगात को यूज़ करता हूँ। एक तीसरा दर्स हमारा रीडिंग का आता है जिसके लिए मैं मुंतखब इंग्लिश रीडर को यूज़ करता हूँ जो कि मेरी ही लिखी हुई है। और एक चौथा दर्स डियर स्टूडेंट्स स्पीकिंग का होता है, जैसे शुरू में मैंने स्पीकिंग कराया ऐसे ही कराता हूँ। और इसी तरीके से पांचवा दर्स जो है ना डियर स्टूडेंट्स राइटिंग का होता है, रोजाना जुमले बनवाए जाते हैं, उसे चेक भी किया जाता है। तो कंप्लीटली फायदा तो या तो ऐप पर है या मेरे लाइव क्लास में। यूट्यूब पर आपको कंप्लीटली फायदा नहीं होगा, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो आ जाएगी, लेकिन आप सोचिएगा कि 100% यहीं से आ जाए, लिहाजा हमें कोई भी 2 रुपया खर्चा करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, तो ये सोच गलत है। फ्री की चीज़ों को जो है ना कोई वैल्यू भी नहीं देता। आप जब 2 पैसा लगाइएगा तो पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मेहनत करके पढ़िएगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। डियर फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज़ क्लास।